नमस्कार दोस्तों, अरविंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एस्टेब्लिश द सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता? कलकत्ता में किस अधिनियम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? आपके ऑप्शन हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1813। तो इसके जो सही आंसर है वह है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेट एक्ट 1773 के द्वारा कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। वह की गई थी 1774 ईस्वी में कोलकाता में। और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वह थे सर एलिजा इम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which act was the first to incorporate a representative and popular component into the Indian system of governance? भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक, प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समावेश करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? इसके ऑप्शन है आपके इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 99 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसका सही आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें वायसराय की जो आपकी काउंसिल थी, वायसराय की जो काउंसिल थी, उसमें एक सदस्य विधि सदस्य को बढ़ा दिया गया था, विधि सदस्य। और इसी के द्वारा, इसी एक्ट के द्वारा वायसराय को, जो वायसराय है, उसको यह शक्ति दी गई थी कि वह काउंसिल के सदस्यों को विभागों का आवंटन कर सके, विभागों का आवंटन। इसका आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट did the Indian Legislative Council gain the power to discuss the budget? किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो इसके ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसका सही आंसर है वह है 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इस पर बजट पर चर्चा करने का जो अधिकार है या शक्ति है वह सदस्यों को मिल गई थी, लेकिन जो मतदान है, मतदान करने की शक्ति वह प्राप्त नहीं हुई थी। और इसी एक्ट के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत इंडिया में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, सिलेक्ट करेक्ट आंसर। इन दोनों जो आपको टेबल दी गई है, इन दोनों को मैच करके सही आंसर चूज करना है। तो देखिए, रेवोल्यूटिंग एक्ट 1773 के द्वारा क्या हुआ था? एस्टेब्लिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एस्टेब्लिश द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, अभी देखा था पहले प्रश्न में। तो रेगुलेटिंग एक्ट सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। और जो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, उसके द्वारा नियंत्रक मंडल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। फिर चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा बनाया गया था ईसाई मिशनरी, जो है हमारी परमिशन टू क्रिश्चियन मिशन इन द बैक इन इंडिया। तो थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा सी। एक बच्चा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा क्या किया गया था? तो लॉ मिनिस्टर की नियुक्ति की गई थी गवर्नर जनरल के काउंसिल में। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे एक का दो, दो का एक, तो 2 1 3 4।
2134, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा बी 2134। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में दो सदनीय विधायिका बनाई गई थी? विच एक्ट वाज बायनॉमिकल या डायरेक्टली लेजिस्लेचर एस्टेब्लिश एट द सेंटर? तो इसका आंसर है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसका आंसर है 1919 के एक्ट के द्वारा। और इस एक्ट के द्वारा ही प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली या डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हो गई थी। और फर्स्ट टाइम महिलाओं को महिलाओं को वोटिंग राइट इसी एक्ट के द्वारा प्राप्त हुए थे। इसके साथ ही पहली बार लोक सेवा आयोग इसी एक्ट के अंतर्गत बनाए गए थे। साथ ही महालेखा परीक्षक जो है, महालेखा परीक्षक इसी एक्ट के अंतर्गत सबसे पहले लागू हुआ था। और इस एक्ट का नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया? बर्मा को किस एक्ट के द्वारा भारत से अलग कर दिया गया था? तो इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट के द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, 1 अक्टूबर 1937 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टू whom were the residency power granted in the union established by the 1935 act? 1935 के अधिनियम के द्वारा अपशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की गई थी? पहला ऑप्शन है फेडरल लेजिस्लेचर संघीय विधायिका, प्रोविंस लेजिस्लेचर प्रांतों की विधायिकाओं को, द गवर्नर जनरल को, या द प्रोविंस गवर्नर या प्रोविंस और प्रांतों के गवर्नरों को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गवर्नर को जो है वो अपशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्रोविजन ऑफ स्टेब्लिशिंग एन ऑल इंडिया फेडरेशन वाज इंट्रोड्यूस इन, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किस एक्ट में शामिल किया गया था? तो इसको शामिल किया गया था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। लेकिन यह कभी अस्तित्व में नहीं आ पाया था क्योंकि जो भारतीय रियासतें थी उन्होंने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। तो जो हमारी रियासत थी उन्होंने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था, इसलिए यह कभी अस्तित्व में नहीं आ पाया था। लेकिन जो अखिल भारतीय संघ की स्थापना का जो प्रावधान है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच एक्ट एम्पावर द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई थी? तो वह की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका ऑप्शन है बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो इसकी धारा 42 थी। और वर्तमान में जो हमारा आर्टिकल 123 है उसमें प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया फेडरल सिस्टम वाज एडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है या संघीय व्यवस्था है वह किस देश से ली गई है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या आयरलैंड? देखिए, यूनाइटेड किंगडम एक यूनिटरी स्टेट है तो इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, और आयरलैंड भी एक संघीय राज्य नहीं है तो इसके ऑप्शन ए नहीं हो सकते। लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सेंट्रल और स्टेट इन दोनों की बिल्कुल सीपरेट
पावर हैं और साथ ही जो अपशिष्ट शक्तियां हैं, अपशिष्ट शक्तियां या रेसिडुअल पावर, वह स्टेट को दी गई हैं। साथ ही कनाडा में जो है वो सेंट्रल और स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा शक्तियां तो अपने अपने क्षेत्रों में दी गई हैं, साथ ही जो रेसिडुअल पावर है, अपशिष्ट शक्तियां ड्यूअल पावर हैं, वह केंद्र को दी गई है। इसका मतलब है एक सशक्त केंद्र, केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है, वो कनाडा में बनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कनाडा। रेसिडुअल पावर वह पावर होती है, जैसे इंडिया में तीन सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। इसमें संघ सूची पर केंद्र सरकार को, राज्य सूची पर राज्य सरकार मतलब संघीय विधानसभा या राज्य की विधानसभा को, संघ सूची पर संसद को और राष्ट्र सूची पर राज्य की विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है और शासन करने का अधिकार केंद्रीय सरकार को और राज्य सरकार को है। वैसे ही समवर्ती सूची पर दोनों को अधिकार है। साथ ही रेसिडुअल पावर वह पावर होती है जिनका नाम इन दो तीनों लिस्टों में नहीं है। वह अलग से कोई विषय आता है तो वह विषय सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैच करना है इन दो लिस्टों को। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वह कहां से लिए गए हैं, तो इनको लिया गया है आयरलैंड से। तो हमारा पहले का ऑप्शन हो जाएगा तीन, आयरलैंड, यहाँ तीन लिख दीजिए। इसके बाद जो मूल अधिकार हैं वह लिए गए हैं या फंडामेंटल राइट है वह लिए गए हैं यूनाइटेड स्टेट या अमेरिका से। तो इसका आंसर पांच, इस पे लिख दीजिए पांच। इसके बाद कंकरन लिस्ट है या संबंधित सूची है वह ली गई है हमारी ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका ऑप्शन है ए, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर ए लिख दीजिए। इसके बाद इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यह कहाँ से लिया गया है, भारत राज्यों का संघ है, यह लिया गया है कनाडा से। तो इस पर लिख दीजिए दो, क्योंकि इंडिया का जो यूनियन है वो कनाडा की तरह है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3512, 3512। तो इसका आंसर है डी, 3512। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफर्स फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम इन द डेट इंडिया है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से इस विषय से भिन्न है। किस विषय में भिन्न है भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में? बोथ आर रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। दोनों में रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। रियल है यहाँ पर पीएम, वहां पर भी पीएम, और नॉमिनल है यहाँ पर इंडिया में राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट, और वहां पे है किंग, राजा। या सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है इंडिया में भी और ब्रिटेन में भी। बाई कैमरल लेजिस्लेटर या द्विसदनीय विधायिका, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पे भी है लोकसभा राज्यसभा, और वहां पे है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ पीपल्स और लॉर्ड सभा, वहां पे लॉर्ड सभा बोलते हैं राज्यसभा को। या सिस्टम ऑफ जुडिकल रिव्यू, देखिए जो जुडिकल रिव्यू है यह ब्रिटेन में नहीं है। ब्रिटेन में जुडिकल रिव्यू पर कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखित संविधान नहीं है। लिखित संविधान, जब लिखित संविधान नहीं है तो वहां पर जुडिकल रिव्यू भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो जुडिकल रिव्यू है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही होता है। और ब्रिटेन में जो संसद है यही इनकी सर्वोच्च शक्ति है। जबकि यूएसए में जुडिकल रिव्यू सिस्टम है और साथ ही इंडिया में ही जुडिकल रिव्यू का सिस्टम है आर्टिकल 13 के अंतर्गत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, जुडिकल रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन सत्य है?
द यूनाइटेड स्टेट हैज अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है, फेडरल सिस्टम है। इंडिया हैज बोथ फेडरल एंड यूनिटरी, यूनिटरी सिस्टम इंडिया में नहीं है, फेडरल सिस्टम है। फ्रांस हैज अ फेडरल सिस्टम, नो। इन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द पीपल, नहीं, संसद, यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वह सुनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यूनाइटेड स्टेट हैज अ फेडरल सिस्टम। यूनाइटेड स्टेट या अमेरिका में फेडरल सिस्टम या संघीय सरकार का ढांचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स enshrined in the constitution was adopted from constitution of which country? भारतीय संविधान में नए मौलिक अधिकार हैं जो जो फंडामेंटल राइट हैं और किस देश की संविधान से ग्रहण किए गए हैं? फ्रांस, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या रशिया? तो वह है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमारे फंडामेंटल राइट लिए गए हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट पार्ट 13 में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बी आर अम्बेडकर वाज इलेक्टेड टू द काउंसिल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो संविधान सभा थी उसमें बी आर अम्बेडकर कहाँ से निर्वाचित होकर आए थे? वेस्ट बंगाल, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सेंट्रल इंडिया या पंजाब? तो इसका जो सही आंसर है वह है बॉम्बे प्रेसिडेंसी। देखिए, जो पहली बार है बी आर अम्बेडकर जी पहली बार बंगाल से चुनकर आए थे, बंगाल से। तो अब वेस्ट बंगाल नहीं बना था, लेकिन वह वेस्ट बंगाल वाला जो पार्ट है वह अविभाजित भारत का पार्ट था। जब वह बांग्लादेश में चला गया या पाकिस्तान, उस टाइम का पाकिस्तान था, पाकिस्तान में चला गया, तो बी आर अम्बेडकर को पुनः बॉम्बे प्रेसिडेंसी से उपचुनाव द्वारा, जो पूना संसदीय क्षेत्र है, पूना संसदीय क्षेत्र, वहां से पुनः निर्वाचित करके संविधान सभा में भेजा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अदर ऑप्शन बंगाल होता अकेला तो इसका ऑप्शन आंसर सही बंगाल होता, लेकिन इसमें लिखा है वेस्ट बंगाल, क्योंकि बी आर अम्बेडकर बंगाल से चुने थे, लेकिन बाद में वह पाकिस्तान में चला गया, तो उन्हें बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनकर पुनः निर्वाचित होना चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन वाज डॉक्टर अंबेडकर बोर्न एंड डाइड? भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म है वह हुआ था 14 अप्रैल 1891 में महू, जो इंदौर के पास है, एमपी में। और इनकी जो मृत्यु है वह हुई थी 6 दिसंबर 1956। चूंकि लास्ट में बौद्ध थे इसलिए इसे बोला जाता है महापरिनिर्वाण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1891 और 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म इन अगस्त 1946? जो 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें से निम्न में से कौन उसमें मेंबर नहीं था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या जगजीवन राम? देखिए, राजगोपालाचारी भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे और जगजीवन राम भी थे, लेकिन राधा कृष्णन साहब नहीं थे। यह भारत के पहले पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। तो इसका ऑप्शन है सी, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। When did the first session of the Constituent Assembly of India begin? भारत की जो संविधान सभा है उसका प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? जो पहला अधिवेशन है वह 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुआ था। इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको संविधान सभा का अध्यक्ष, कौन सा, अस्थाई
अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, जो फ्रांस की सरकार की तरह था, फ्रांस की जो संविधान सभा थी उसकी तरह था, क्योंकि यह सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। इसके दूसरे दिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया था। और इसके एक दिन और बाद 13 दिसंबर 13 दिसंबर 1946 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव या रेजोल्यूशन संविधान सभा में पेश किया गया था। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा बी। तो इसका आंसर है बी, दिसंबर 9 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? हु प्रेजेंटेड द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच, दो लिस्टें हैं हमें पास और इन दोनों को हमें मैच करना है। पहला है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वह कौन थे? तो पहले जो संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे और एस.सी. मुखर्जी थे, तो पहले का आंसर हो जाएगा पहले का 4। दूसरा है ओरिजिनली द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है या प्रारूप कमेटी है उसमें एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो वह थे के एम मुंशी। तो इसका ऑप्शन है 3। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटिंग द प्रिंसली स्टेट ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान की जो प्रिंसली असेंबली थी या प्रिंसली स्टेट था, उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? तो इसको कर रहे थे वीटी कृष्णमाचारी। तो इसका है ऑप्शन 1। द चेयरमैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समिति है या संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जो संघ से रिलेटेड जितनी भी कमेटियां हैं, वो उसके जो सबके अध्यक्ष थे वो नेहरू जी थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 1, 2। देखिए 4, 3, 1, 2, तो इसका सही आंसर है बी, 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर हेल्ड इन ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का जो ड्राफ्ट बनने तक भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो भारतीय संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए, जो 2 साल 11 माह और 18 दिन में हुए थे। और इसमें 165 दिन इनकी सभा आयोजित की गई थी और इसको आयोजित करने में कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ वर मेंबर इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो संविधान सभा है उसमें सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? डायरेक्टली बाय द पीपल, जो जनता है उसने डायरेक्ट वोट डाला था, डायरेक्ट निर्वाचन हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। बाय नॉमिनेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नॉमिनेट नहीं किया था। नॉमिनेशन ऑफ द रूलर ऑफ इंडियन स्टेट, नहीं। मेंबर ऑफ प्रोविंस गवर्नमेंट, जो राज्यों की सरकारें थी, राज्य सरकारें, उनके जो प्रतिनिधि थे, उन प्रतिनिधियों ने इन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या संविधान सभा के सदस्य हैं उनको निर्वाचित करके भेजा था। और सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु वाज द लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी एम अम्बेडकर? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये अध्यक्ष थे।
एक ड्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ये नहीं हो सकता। राजेंद्र प्रसाद ये प्रेसिडेंट थे। ये नहीं हो सकता। के एम मुंशी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके सदस्य थे। एक आपका ऑप्शन बचता है बी एन राय, या इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बी एन राव। नेक्स्ट है हु among the following was a member of drafting committee of the constitution। निम्नलिखित से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? एना गोपाल स्वामी अयंगार बिल्कुल थे। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। सरदार पटेल साहब नहीं थे। तो इसका ऑप्शन है एक और तीन, वन एंड थर्ड। इसका आंसर है वन और तीन, सी। इसके साथ साथ एन गोपाल स्वामी अयंगार हो गए हैं आपके। इसके साथ के एम मुंशी, सैयद अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इसका आंसर आ गया है इनमें। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और बी एल मित्र। तीन ए, दो ए, तो पांच, प्लस बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। ये सब लोग प्रारूप समिति के मेंबर और अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित या इनेक्ट, इनेक्ट का मतलब है अपनाया, इसके द्वारा अपनाया गया था संविधान सभा को 1949 में? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, द गवर्नर ऑफ सेंट्रल जनरल ऑफ इंडिया, नहीं गवर्नर जनरल नहीं हो सकता। बाय द इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट उस टाइम बनी ही नहीं थी। द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसका ऑप्शन ए भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज जन गण मन adopted as the national anthem of India। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष अपनाया गया था? तो इसका ऑप्शन है आपका 1950 में, जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, इनके द्वारा 1911 में इसको लिखा गया था। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में इसे अपनाया गया। यह 52 सेकंड में इसका गायन किया जाता है। और पहली बार 1911 के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन है, उसमें इसको सबसे पहले गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कमेटी है उसका चेयरमैन कौन था? मैंने बोला था संघ से रिलेटेड जितनी भी कमेटियां हैं उन सबके अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किस लिए लिया गया था? देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसने 26 जनवरी को लागू करने, क्योंकि यह बन तो आपका गया था 1949 में, 29 दिसंबर 1949 को दिन, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी को। इसके लागू करने का जो कारण है वह है जो इंडिया का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है, लाहौर अधिवेशन 1930 का, इसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। और 26 जनवरी को ही 26 जनवरी को इसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा या संकल्प लिया गया था, तो जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसी वजह से द कॉन्सेप्ट सेलिब्रेट द डेट ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन 1930। तो इसका ऑप्शन है ए, 1930 में जो कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था।
नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।